गलती से माइक ऑन हो गया। सर गलती से माइक ऑन। अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो लेक्चर नंबर 5 हमारा गुजर के गया है ना, इसमें हमने यानी कि कोई चीज याद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ स्लाइड सारी। इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं है, सिर्फ बस देखने वाली थी, वो हमने देख ली है एक तरह से। ये कनेक्शंस भी आप लोगों ने मशीनरी में पढ़े हुए थे, ये भी यानी कि दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस बताया है। वैसे भी इन्होंने इतनी डिटेल नहीं दी इनकी। ये आप सारा लेक्चर देख लें, स्लाइड है यानी कि लेक्चर 5 की, वो सारी सिर्फ बस दिखाने के लिए थी। बाकी इसमें कोई ऐसी न्यूमेरिकल वगैरह या एग्जाम्पल वगैरह या कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ये यहाँ तक था लेक्चर कंटेंट, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं थी। अब जो लेक्चर 6 है हमारा, उसमें भी देख लेंगे, अगर उसमें भी कोई चीज़ ऐसी हुई जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मिड या फाइनल या क्विज़िस किसी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं हुई तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है करने वाला, सिर्फ बस देखना है। बाकी लेक्चर अभी तक आपने लेक्चर 2, 3, 4 ही करने हैं तैयार। अच्छा, जो लेक्चर 6 है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये चीज़ें होंगी। इंट्रोडक्शन, सब ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन, सबस्टेशन कॉस्ट और सबस्टेशन बस स्कीम, इनको हम थोड़ा इसका भी इंट्रो ही है मेरे ख्याल से, थ्योरी है यानी कि देखने वाली कि कॉस्ट कितनी लगती है अगर हम सबस्टेशन बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ लगते हैं, सब ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं और सबस्टेशन बस स्कीम कौन सी है, ये भी बस देखने वाली चीजें हैं। ये हमारे पास है डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ब्रॉड डेफिनेशन, पहले भी एक डेफिनेशन पढ़ी थी लेकिन ये अच्छी वाली है। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी सिस्टम दैट इज बिटवीन द बल्क पावर सोर्स एंड द कस्टमर सर्विस स्विचेस। अब बल्क पावर हमारे पास कौन सी होती है? बल्क पावर हमारे पास होती है मेन। मेन का मतलब है जहाँ से हम शुरू करते हैं सिस्टम, लार्ज इंटरकनेक्टेड सर्किट, यानी कि एक सिस्टम हमारे पास सबसे पहले हमने बनाया था, उससे हमने जनरेशन की है, यानी कि आप इसे जनरेशन भी कह सकते हैं। आपके पास बल्क पावर सोर्स वो होगा जहाँ से आप जनरेट कर रहे हैं। बल्क का मतलब क्योंकि लार्ज पावर सिस्टम होता है जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सर्विस स्विचेस यहाँ पे, यानी कि आप यूज कर एंड यूजर इसे कह सकते हैं आप, एंड यूजर तक सारे का सारा आपका क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के भी लेवल्स होते हैं, जैसे सब ट्रांसमिशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होते हैं, प्राइमरी फीडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये सारे। यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे यानी कि ओवरऑल सिस्टम की बात चल रही है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वगैरह की बात नहीं चल रही। तो ये शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि शुरू से मतलब जहाँ पे बल्क पावर सोर्स है हमारे पास, जहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं और जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सर्विस स्विचेस तक, वहां तक सारे का सारा ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास बनेगा। और उसकी फिगर भी है आगे, ये वाली, ये आप देखें यहाँ से, ये आपको नजर आ रहा होगा 132 केवी बल्क पावर सोर्स, यहाँ से यानी कि हमें मिल रही है सब ट्रांसमिशन। और इससे आगे एंड तक, ये एंड तक कंज्यूमर सर्विसेज, यानी कि जहाँ पे हम कंज्यूम करते हैं एंड यूजर, जो कि आपके 3 फेज भी हो सकते हैं, 1 फेज भी। 1 फेज के लिए 230 वोल्टेज नॉर्मली होते हैं, नॉमिनल वोल्टेज भी जिसे कहते हैं, और 3 फेज के लिए आपके पास नॉमिनल वोल्टेज 400 भी होते हैं, 415 भी, इसकी भी डिफरेंट रेटिंग्स होती हैं नॉमिनल वोल्टेज की 3 फेज की, लेकिन ज्यादातर 400 के करीब ली जाती है नॉमिनल, और 1 फेज की 230 नॉमिनल वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ तक ये जो आपका सिस्टम बना हुआ है इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे, और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हैं, प्राइमरी फीडर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं, ये वाला ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये सेकेंडरी फीडर्स हैं और ये फिर कंज्यूमर सर्विसेज हैं। अब सब ट्रांसमिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सब ट्रांसमिशन सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी सिस्टम दैट डिलीवर्स पावर फ्रॉम बल्क पावर सोर्स एज अ लार्ज ट्रांसमिशन सबस्टेशन, यानी कि
जो सब ट्रांसमिशन सिस्टम है आपके पास, ये वाला जो पीछे फिगर में था, ये सब ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करेगा, आपकी बल्क पावर सोर्स से पावर लेगा और इसे आगे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में ट्रांसफर करेगा। ये सब ट्रांसमिशन का काम होगा, यहाँ से ऊपर से पावर लेनी बल्क पावर सोर्स से और नीचे डिलीवर कर दे। उसके बाद सब ट्रांसमिशन सर्किट में भी मेड ऑफ ओवरहेड ओपन वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ये आप किसी भी तरह के बना सकते हैं सब ट्रांसमिशन सर्किट्स वगैरह। द सब ट्रांसमिशन सिस्टम डिजाइन वेरी फ्रॉम सिंपल रेडियल सिस्टम, और इसको रेडियल सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियल सिस्टम कौन सा है, ये जो अभी आपने फिगर ये देखिए, इस सिस्टम को हम रेडियल सिस्टम कहते हैं, यानी कि इंटर कनेक्शन करना, कनेक्ट करना एक सिस्टम का दूसरे कनेक्शन के साथ। रेडियल के भी फिर आगे फर्दर काफी टाइप्स हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इनको कनेक्ट करना आपस में, उसे हम रेडियल सिस्टम कहते हैं। जैसे ये देखें, ये इससे कनेक्ट हुआ है, ये आगे फर्दर इससे कनेक्ट हुआ है, और ये फिर फर्दर आगे यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, इसे हम रेडियल सिस्टम कहते हैं। तो ये रेडियल सिस्टम लिखा हुआ था, ये भी एक तरह का रेडियल सिस्टम ही है। ये दोबारा यानी कि वही बताई हुई है फिगर, ये बल्क पावर सोर्स है आपके पास, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सब ट्रांसफार्मर हैं, और सब ट्रांसमिशन सर्किट्स हैं। और ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखें तो बल्क पावर सिस्टम एक से आ रही है और एंड तक जा रही है, इधर से भी एक से आ रही है और एंड तक जा रही है। लेकिन एक इम्प्रूव रेडियल सिस्टम भी आपके पास होता है। इम्प्रूव में क्या होगा कि आप ना अगर चाहें, अगर फर्ज करें आपसे यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी कि कोई मसला बन गया है, तो आप ये वाली जो पावर है ना, जहाँ पे जो कंज्यूम करनी थी, वो आप यहाँ से भी ले सकें, इस सिस्टम से भी। तो यहाँ से तो इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगले में, अगली फिगर में आपको यहाँ पे कनेक्शन नजर आएगा, जिसे हम इम्प्रूव्ड रेडियल सिस्टम कहेंगे। ये देखें, आप यहाँ से तो पावर ले रहे हैं, उसके अलावा यहाँ से भी ले रहे हैं। क्लीन कौन है, हम ना डिफरेंट किस्म से पावर ले रहे हैं। Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my man. इसका मतलब है कि लोगों की मीटिंग कर देनी चाहिए, फिर ही ठीक है। आप लोग सीधे तो होते नहीं है इस तरह से। अच्छा, ये हमारे पास इम्प्रूव्ड रेडियल सिस्टम है। आप इसमें देखें तो हम पावर जो है ना, इससे भी ले रहे हैं, इस सिस्टम से भी, और ऊपर बल्क पावर सोर्स वाले ट्रांसमिशन सिस्टम से भी ले रहे हैं। दोनों तरफ से हमें मिल रही है, ये आपको कनेक्शन नजर आ रहा होगा। इसी तरह नीचे भी देखें तो नीचे भी आपको यहाँ से कनेक्शन नजर आ रहा होगा, जो कि हम दूसरे सिस्टम से भी ले रहे हैं। इसमें मेन के हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव का मतलब है, अगर हम ऊपर से कोई डिस्कनेक्शन मिल रही है तो हम दूसरे सिस्टम से ले सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरे से फर्ज करें हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको, इसकी भी पावर इससे ले सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज हमें कर सकते हैं। तो ये इम्प्रूव्ड रेडियल सिस्टम है। इसके अलावा एक लूप रेडियल सिस्टम, ये लूप का मतलब है कि आप लूप चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ से पावर ली, यहाँ से दोबारा आप इससे पावर लेके इसको दे सकते हैं, इससे पावर लेके इसको दे सकते हैं, और लूप्स भी चला सकते हैं इस तरह। ये आपके पास एक लूप बन रही है पूरी की पूरी। तो लूप रिंग सिस्टम, ये वो आप पे डिपेंड करता है, यानी कि आपने कितना कम्प्लेक्स सर्किट बनाना है। जितना कम्प्लेक्स सर्किट बनाएंगे वो उतना फायदेमंद होगा, क्योंकि ये आप देखें तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आप पावर बहुत सारी जनरेट करके उसे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ये जन के सबसे अच्छा है। लेकिन ये कम्प्लेक्स सर्किट है, जितना इजी बनाएंगे उसमें आपको फायदा कम होगा। तो ये आपकी जहानत पे यानी कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा रेडियल सिस्टम चूज करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रिड नेटवर्क सिस्टम है, ये वाला, यानी कि इसमें भी बल्क पावर सोर्स आपके पास सब ट्रांसमिशन में, सब ट्रांसमिशन से के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में, और इसके बाद आपके पास फर्दर वो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे आपने उसे ज़ाया करना है, खर्च करना है, या जिसे आप एंड यूज़र कह लें, वहाँ पे जाएगी। ये सब ट्रांसमिशन सर्किट लगे हुए हैं जो कि आपकी पावर्स को ट्रांसफ़र करेंगे हायर लेवल से लोअर लेवल तक।
तो ये एक ग्रिड नेटवर्क सिस्टम पूरा बनाया हुआ, ये भी रेडियल सिस्टम ही है एक तरह का, रेडियल। ये फिर एक पूरा मैप बना हुआ है लेस्को का, लाहौर का, यानी कि लाहौर की पावर सप्लाई का, जहाँ यानी कि आपके सारे रेडियल सिस्टम चल रहे हैं। तो ये हर जगह का नाम भी लिखा हुआ है, मैप है यानी कि एक तरह का पूरा। इसको आप स्टडी कर लेना, देख लेना। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है। Distribution substation design has been somewhat standardized by the electric utility industry based upon past experiences. यानी कि आपका एक्सपीरियंस है, आप पिछले एक्सपीरियंस को, जिसे हम रिसर्च नहीं कहते, ये रिसर्च बेस है। यानी कि आपने देखना है कि पीछे क्या क्या डिफेक्ट्स थे और आप उसको कैसे कैसे इम्प्रूव करके आप अपना अच्छे से अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बना सकते हैं। यानी कि उस पे इसमें कॉस्ट वगैरह का भी इफेक्ट आ सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे ये कमी थी, मैं इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ, तो इस इम्प्रूवमेंट की वजह से वो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है और आपकी जनरेशन कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती हैं। और आप किसी से एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं, जिसका बेस्ट हल रिसर्च पेपर होते हैं। रिसर्च पेपर जितना आप करेंगे किसी भी काम को करने से पहले, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि अभी आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी जब चूज़ करेंगे तो वो रिसर्च पेपर बेस होगा, यानी कि पहले आप रिसर्च पेपर की स्टडी करेंगे, उसके बाद आप कोई टाइटल चूज़ करेंगे जो कि आपको सबसे सूटेबल लगेगा, जिसमें कॉस्ट वगैरह भी कम होगी। आपको ये भी होगा कि मुझे काम काम भी कम करना पड़े, इतनी ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। तो वो सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपका रिसर्च पेपर लिटरेचर रिव्यू सबसे अच्छा होगा। However, the process of standardization is a continuous one. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का एक लेआउट बना हुआ है, जिसमें सब ट्रांसमिशन लाइन से डिस्कनेक्ट स्विचेस लगे हुए हैं और करंट ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, पावर ट्रांसफार्मर है और फिर फीडर गेटवे है, डक्ट बैंक वगैरह है जहाँ से आप देंगे। तो ये एक लेआउट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का। नीचे भी यही सेम वोल्ट मीटर, एम्मीटर, पावर ट्रांसफार्मर, मेटल क्लार्ट, स्विच गियर बनाए हुए हैं। अच्छा, ये अब आपके पास ना वीडियो है एक, ये इसे ध्यान से सुनना। ये अच्छी तरह से देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। ये ट्रांसफार्मर में आप बताएंगे सारा कुछ के इनसाइड ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीजें होती हैं, डिटेल से बताएंगे, दिखाएंगे भी। तो ये सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक कोर। सबसे पहला पार्ट यही आपका होता है कोर का। ये आपके पास वाइंडिंग्स है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। ये आपके पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। ये आपके पास टैप कनेक्शन है, जो कि टैपिंग मैंने बात की थी कि ऑन लोड ऑफ लोड टैप चेंजिंग होती है। ये वही टैप है जिसको आप यानी कि एडजस्ट करते हैं मैनुअली भी, ऑटोमेटिकली भी, ऑफ लोड के लिए मैनुअली, ऑन लोड के लिए ऑटोमेटिक। ये उसका कवर है टॉप का। ये आपके पास कोर क्लैंप है।
ये आपके पास लो वोल्टेज कनेक्शन हैं, यानी कि वो जो हमने शुरू में LV और HV पढ़ा था, और मैंने कहा भी था कि एंड पे वीडियो आएगी उसकी। ये आपका ट्रांसफार्मर का कवर है, बस सिंपल। ये ऑफलाइन टैप चेंजर है। ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है, जो कि ऑयल लेवल हमने फिल किया था। ये लिफ्टिंग पैड है, जहाँ से आप उठाएंगे और रखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर, जो कवर होगा उसका। ये हाई वोल्टेज बुशिंग्स हैं, जो बुशिंग पहले बात की थी लेकिन वहाँ पे दिखाए नहीं हुए थे बुशिंग। ये लो वोल्टेज बुशिंग्स हैं, वो हाई वोल्टेज बुशिंग्स हैं, ये लो वोल्टेज। और ये वो कवर है जिसके अंदर आप ट्रांसफार्मर रखेंगे, और इसे आप ट्रांसफार्मर टैंक बोलते हैं। ये आपके पास एक वीडियो थी इंटरनल सिंपल सी, काफ़ी अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है हमारे पास। टिपिकल सबस्टेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग इक्विपमेंट। ये हमारे पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं: पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्टिंग स्विचेस। ये सारी हमारी सेफ्टी डिवाइसेस हैं। स्टेशन बसेस एंड इंसुलेटर्स, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स, शंट रिएक्टर्स, करंट ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, ये सारे इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में आएंगे। कपलिंग कैपेसिटर्स, लाइन टेप और वेव टेप, ट्रैप्स, सीरीज कैपेसिटर्स, शंट कैपेसिटर्स, ग्राउंडिंग सिस्टम्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स, प्रोटेक्शन रिलेज, स्टेशन बैटरीज, अदर ऑपरेटर्स। ये सारी चीज़ें यानी कि आपकी उसी सबस्टेशन में आएंगी। और ये सबस्टेशन का एक लेआउट बना हुआ है, जिसमें प्राइमरी पावर लाइंस है और सेकेंडरी पावर लाइंस है। प्राइमरी पावर लाइंस में आपके पास प्राइमरी पावर लाइंस, ग्राउंडिंग वायर्स, ओवरहेड लाइन, ट्रांसफार्मर फॉर मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, डिस्कनेक्ट स्विचेस, सर्किट ब्रेकर, यानी कि वही जो आपको वहाँ पे नाम अलग-अलग लिख के दिखाए तो वो यहीं से लिए गए हैं नाम। उसके बाद सबस्टेशन कॉस्ट है कि आपकी ऑलमोस्ट सबस्टेशन कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा जब आप सबस्टेशन इंस्टॉल करना चाहेंगे। फॉर प्लानिंग पर्पस सबस्टेशन कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 ग्रुप। तो आपने इन 4 ग्रुप्स को लाजमी देखना है जब भी आपने सबस्टेशन बनाना है या बनाना चाह रहे हो या कोई मशवरा ले आपसे। तो साइड कॉस्ट देखनी है, यानी कि जिस जगह पे आपने लगाना है उसकी कॉस्ट क्या है। ट्रांसमिशन कॉस्ट देखनी है आपने, जो ट्रांसफ़र आपने करनी है उस सबस्टेशन से। ट्रांसफार्मर की कॉस्ट आपने देखनी है, और फीडर बस वर्किंग वगैरह, यानी कि जो आपके इक्विपमेंट वगैरह जो भी देखे भी हैं आपने इक्विपमेंट वगैरह, गेट वे भी उसे कहते हैं, वो सारे फीडर वगैरह आपकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ों को आपने लाजमी देखा करना है जब भी आपने सब स्टेशन किसी भी जगह पे प्लान करना है बनाने का, या कोई अगर आपसे मशवरा ले सब स्टेशन का। फिर सब स्टेशन बस स्कीम है। बस स्कीम, बस हम कहते हैं इसमें पावर सिस्टम में जो जहाँ से आप कनेक्शन निकालते हैं, यानी कि एक आपके पास कनेक्शन का ब्रेकर ब्रेकर क्या है ना, पट्टी सी होती है जिसमें सारे कनेक्शन लगे होते हैं, प्राइमरी साइड के भी सेकेंडरी साइड के भी। जहाँ से प्राइमरी साइड से वोल्टेज पहले आते हैं उस सिस्टम पे, और उसके बाद आगे जाते हैं, तो वो सिस्टम हमारा बस कहलाता है, यानी कि बस बार उसका नाम है, बस बार हम कहते हैं। मीटिंग 10 मिनट रह गए एंड होने में, तो बस उसे कहते हैं। तो उसकी बस स्कीम के लिए सिंगल बस स्कीम होगी हमारे पास, यानी कि एक बस लगी होगी, उससे हम सारी की सारी ट्रांसफर करेंगे। डबल बस बस ब्रेकर स्कीम होगी, यानी कि उस बस पे हम ब्रेकर वगैरह भी लगाते हैं, वो हम इक्विपमेंट के लिए यूज करते होते हैं डेफिनेटली। उसके बाद मेन एंड ट्रांसफर बस स्कीम होगी, डबल बस सिंगल ब्रेकर स्कीम होगी, रिंग बस स्कीम होगी, और ब्रेकर एंड हाफ स्कीम। ये यानी कि हमारे पास बस स्कीम के कुछ टाइप्स के नेम है एंड। अच्छा, इस स्लाइडों को भी मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें भाई ये बात लाजमी याद रखना, ये यानी कि एक आपके एक्सपीरियंस नॉलेज, यानी कि जब आप फ्यूचर वर्क में काम करेंगे वापडा वगैरह में या किसी में, तो ये आपकी इंफॉर्मेटिव चीज़ है एक, इसको याद रखना। सब स्टेशन कॉस्ट 4 पैरामीटर यानी कि आपको यूज करने पड़ेंगे। बाकी ये भी वैसे अच्छी चीज़ है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो वो 18 ही चीज़ें हैं। ये भी एक बार लाजमी देख लेना। उसके बाद ये वीडियो थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये रेडियल सिस्टम है। रेडियल सिस्टम का मतलब सिर्फ बस इतना ही है कि आपकी पावर जो है किस तरह से आप कनेक्शन करवाना चाह रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो वो रेडियल सिस्टम डिफरेंट किस्म के होंगे। फिर वो आपकी मर्जी है आप किस तरह का रेडियल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं।
बस ये था लेक्चर 6 में भी, यानी कि कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें भी सिंपल बस आपका एक तरह का आइडिया है कि आपने एक बार स्लाइडों को देखना है, बस याद वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ बस एक बार चीज़ों को देख लेना, क्योंकि ये सिंपल सब ट्रांसमिशन लाइन के चैप्टर सब ट्रांसमिशन लाइन का डिज़ाइन था और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में इंट्रो था। तो इसमें भी कोई एज इट इज़ न्यूमेरिकल वगैरह या एग्जाम्पल वगैरह कोई नहीं है। तो लेक्चर 5 और 6 यानी कि जो आज मैंने करवाए हैं वो सिंपल बस आप लोगों ने एक नज़र स्लाइडों को देखना है, उसमें याद या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ नहीं है। तो आज तक का हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग, उनमें से सिर्फ 2, 3 और 4 लेक्चर हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। 2, 3 और 4 अच्छी तरह से करने हैं, उसके अलावा कोई नहीं करना। हाँ आयशा, आपने कुछ पूछना है? सर हम फाइनल का सिलेबस भी अभी साथ साथ ही पढ़ते रहेंगे क्योंकि जुलाई में तो हमारे पेपर जी स्टार्ट हो जी, जाएंगे। ऑनलाइन ही आपकी क्लासेस चलेंगी 7 जुलाई तक, तो वो मैं करवाता हूँ। यानी कि मेरा ना टारगेट है कि नेक्स्ट वीक में ना इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें मैं मिड का 8 वीक्स का करवा दूंगा, और उसमें से आपने अभी तक सिर्फ 2, 3, 4 लेक्चर करना है, और 7, 8 जब मैं करवाऊंगा तो हो सकता है उसमें से करना पड़े, क्योंकि वो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल टाइप है। उसके बाद जब फाइनल का Yes, होगा sir. ना, वो हमारा होगा जी बस से रिलेटेड। आपको याद होगा आपने पावर एनालिसिस में जी बस के बारे में डिटेल पढ़ी थी, तो वो हमारा सारे का सारा फाइनल Yes. पोर्शन जी बस है। तो वो हम अच्छी तरह से डिटेल से करेंगे फाइनल का जी बस का, और बाकी इंशाल्लाह पेपर में फिर बता रहा हूँ मिड का, फाइनल का भी बच्चों को भी पता है कि जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह पेपर सारे का सारा वो आएगा। वो आपकी हिम्मत है कि आपने कितना तैयार करना है कितना नहीं। जो बच्चा मेरे हिसाब से करेगा वो पूरे फाइनल में भी 40 में से 40 ले सकता है, और लेते भी हैं बच्चे। आपकी क्लास को भी पता है काफी के बच्चे जो मैं बताता हूँ वो इंशाल्लाह लाजमी आता है, और ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो इसमें तो डेफिनेटली वो इंशाल्लाह सारे का सारा इंक्लूड होगा फाइनल का भी, और बता भी दूंगा साथ साथ जो जो आप लोगों ने करना है तैयार। बस थोड़ी बहुत एफर्ट करें आप लोग, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। Okay, sir. ठीक है ना? तो लेक्चर 7, 8 जब नेक्स्ट वीक करवाऊंगा वो इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल टाइप हैं, वोल्टर ड्रॉप्स वगैरह के टॉपिक्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी बस पे हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और सारे का सारा फिर आगे जितने भी 4 वीक्स होंगे वो जी बस के बारे में ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि वो मैन्युफैक्चर कैसे होगी, वाई बस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो आप लोगों ने पहले किया हुआ, वो आपको और आसान लगेगा इससे भी। और इसमें तो है ही नहीं ना कुछ भी मिड में, यानी कि सिंपल बस न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं, और बाकी तो थ्योरी है सारी पढ़ने वाली। ओके है? Yes, sir. चलें फिर मीटिंग एंड करते हैं, और आप लोग तैयारी करें फिर अपने बाकी सब्जेक्ट्स की भी इसकी भी। और दोनों से यार मुझे स्क्रीनशॉट पहले लेक्चर के भी और इस लेक्चर के भी दोनों सेंड कर देना। Excuse me, sir. जी जी। सर अभी ये जो इंटर्नशिप्स वगैरह आ रही है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें? हाँ जी, इंटर्नशिप के लिए आप करें, अभी आपका ही चांस है इंटर्नशिप का। आपने बस एनएफसी से एक लेटर बनवाना है, उसके बाद आप इंटर्नशिप पे अप्लाई कर दें। इंटर्नशिप लाजमी करें, सारे बच्चे करें, और वापडा अकेडमी से सर ज़्यादा वहाँ कोचिंग पे करें। सर वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। अच्छा, यस सर। लेकिन अभी भी अप्लाई मेरे ख्याल से कर सकते हैं आप लोग। सर वापडा अकेडमी में? हाँ, आप वापडा अकेडमी में ही करें, सबसे बेस्ट फैसलाबाद में हुई है। लेकिन सर अभी जो हमारा 5th का रिजल्ट आया तो उसका इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, उसका रिजल्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है इंटर्नशिप का। ओके सर। इंटर्नशिप का कोई रिलेशन नहीं है रिजल्ट के साथ, आप लोग करें। ओके सर। ओके, फिर मैं एंड करने लगा हूँ मीटिंग। सिया दोनों मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना, और बाकी अपनी तैयारी करें। और क्विज नेक्स्ट सैटरडे को होगा, उसी टाइम भी सब कुछ वैसे ही होगा, सेम टू सेम। बस आप लोगों ने लेक्चर 2 और 3 की जो 3-4 एग्जांपल्स होंगी, बस ये चीज़ें, लेक्चर 2 पूरा और लेक्चर 3 की 3-4 एग्जांपल, ये तैयारी करनी है, और क्विज उसी तरह दे देना है, लेकिन 5 मिनट पहले सबमिट करवाना है, क्योंकि 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दिए होंगे वैसे ही, जैसे पिछली बार दिए, तो आगे प्रॉब्लम कोई ना आए। और अच्छी तैयारी करना, और जो पूछना हुआ मुझसे वो पूछ भी लेना, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ मर्जी पूछ लेना, मैं बता दूंगा जो जो चीज़ कंसेप्ट, यानी कि एक एक चीज़ के क्लियर कर लेना, जो कंसेप्ट ना क्लियर हो वो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।